नमस्कार। पिछले दिनों मेरा दिल्ली पुस्तक मेले में जाना हुआ। वहाँ जाकर इतनी अच्छी अच्छी किताबें देखने को मिली, इतने सारे लोगों से एक साथ मिलना हुआ कि दिल कर रहा था घर पहुँचने से पहले ही दोबारा उठकर वहाँ पहुँच जाऊँ। बहरहाल मैंने वहाँ से कुल 6 किताबें खरीदी, जिनमें से एक ब्रजभाषा पर थी। ज़रा ठहरिए, अब जो भी मैंने कहा कॉपी पेन लेकर ज़रा उसे लिख कर देखिए। कहाँ कहाँ अटके आप अटके ब्रजभाषा, दोबारा और 6 पर, क्योंकि ये 3 शब्द ऐसे हैं जिनकी 2-2 वर्तनियाँ प्रचलित है। तो चलिए आज के वीडियो में हम इसी पर बात करते हैं कि इन शब्दों की सही वर्तनी कौन सी है और जो सही है आखिर वही सही क्यों है। तो सबसे पहले बात करते हैं 6 यानी 6 की। इसकी 2 वर्तनियाँ प्रचलित है, एक जिसमें 6 के बाद ह लिखा जाता है और दूसरी जिसमें 6 के बाद विसर्ग लगाया जाता है। कौन सी वर्तनी सही है यह जानने से पहले आइए हिंदी के कुछ अन्य अंक देख लेते हैं, जिन्हें लिखा जाता है 11, 12, 13, 14, 15, 16 इत्यादि। तो क्या इनमें से किसी भी वर्तनी में विसर्ग आता है? नहीं ना, सब में क्या आता है? ह। तो यह जान लीजिए हिंदी के अपने किसी भी शब्द में विसर्ग नहीं आता। विसर्ग शुद्ध रूप से संस्कृत की चीज़ है, सिर्फ संस्कृत शब्दों में ही विसर्ग आता है। हिंदी में जो शब्द तत्सम रूप में अपनाए गए हैं उनमें विसर्ग आता है, जैसे प्राय, पुनः, शब्दशः, अतः इत्यादि। तो फारसी हो, हिंदी हो, अरबी हो, इनमें किसी में विसर्ग की व्यवस्था नहीं है। विसर्ग की व्यवस्था सिर्फ संस्कृत में है। और यह तो हम जानते ही हैं कि 6 हिंदी का शब्द है, तो जिस तरह से 11, 12, 13 इत्यादि में विसर्ग नहीं आता, उसी तरह से 6 में भी विसर्ग नहीं आएगा। यानी 6 के बाद ह वाली वर्तनी सही है, विसर्ग वाली नहीं। अब प्रश्न यह है कि यदि हिंदी की प्रकृति ऐसी है कि उसके किसी भी अपने शब्द में विसर्ग आता ही नहीं, तो भला 6 की स्पेलिंग में विसर्ग कैसे आ गया? तो हुआ यह होगा कि मूल शब्द जो है 6 का, वह है संस्कृत का शश। शश जो है, शश से जो पद बनता है वह शट बनता है संस्कृत में, और यह शट जो था वह पाली प्राकृत में जाके 6 हो गया। इस 6 से अपभ्रंश हिंदी में बना छ ह छ, लेकिन इस ह का उच्चारण जो था वह विसर्ग के समान था, इसलिए गलती से इसे 6 लिखा जाने लगा विसर्ग के साथ। अच्छा, यदि 6 के विसर्ग वाले रूप को हम विकल्प से सही मान ले, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया है, तो भी समस्या आएगी। व्याकरण सम्मत वह नहीं है। वह इसलिए कि मान लीजिए आपको लिखना है 2 लोगों ने 4 लोगों से 3 लोगों को, तो इस तरह से जब आप कारक विभक्तियाँ लगाते हैं तो आप क्या लिखते हैं? दोनों ने, तीनों को, चारों से। अर्थात जब कारक विभक्तियाँ ने, को, से इत्यादि आप लगाते हैं तो संख्यावाची शब्द के बाद एक ओ आपको जोड़ना पड़ता है। 2 तीनों, 7, 5, है ना। अगर 6 के विसर्ग वाले रूप को आप सही मान लेंगे तो फिर इसमें ये ओ कैसे जोड़ेंगे? 6 के बाद विसर्ग होता ओ तो हम नहीं जोड़ पाएंगे, लेकिन 6 के बाद ह हो, 6 रूप हो, तो हम उसमें आसानी से ओ जोड़ सकते हैं। 6 लिखना कहना बहुत आसान है। तो यही रूप व्याकरण सम्मत भी है, इसलिए इसमें ओ जोड़ने का ये नियम भी पूरा हो पा रहा है। अब संदर्भवश यह भी जान लीजिए कि ऑर्डिनल नंबर्स में 6th के लिए छठा या छठी ये रूप सही है। छठवां, छठवीं, छवा, छवी ये रूप अशुद्ध हैं। इन्हें हमने 5वां, 7वां इनकी तर्ज पर बना ज़रूर लिया है, लेकिन ये अशुद्ध रूप हैं। हिंदी में पहले से लेकर छठे तक रूप ज़रूर अस्थिर है, लेकिन 7वें के बाद से वे स्थिर हो गए हैं। आप 7वां लिखें, 1000वां लिखें, इसी तरह से वां जोड़कर रूप आगे बनते जाएंगे। तो आपने देखा 6 की सही वर्तनी कौन सी है। अब बढ़ते हैं आज के दूसरे शब्द की तरफ, जो है ब्रजभाषा या ब्रिजभाषा। और हाँ, मैं आपको यह भी बताना चाहूँगी कि आज के इस वीडियो में जो 3 शब्द हमने चुने हैं, वे सभी शब्द आप में से ही किसी न किसी ने कभी न कभी किसी कमेंट में मुझसे जानने चाहे हैं। तो चलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। अब बढ़ते हैं आज के दूसरे शब्द की तरफ, ब्रजभाषा या ब्रिजभाषा। यकीन मानिए
जितना काम का यह शब्द प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे बच्चों के लिए है, उतना ही दिलचस्प है इस शब्द को समझना। संस्कृत में एक धातु होती है व्रज, जिसका अर्थ होता है जाना, चलना, गमन करना या फिर प्रगति करना। जैसे श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सभी कर्तव्य कर्मों को त्याग कर, छोड़कर तू केवल मुझ एक सर्वाधार सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में आ जा। मामेकम शरणम व्रज, व्रज का अर्थ आपने देखिए कि आने के अर्थ में यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। प्रसंगवश आपको बता दें, इसी व्रज धातु से बनते हैं शब्द व्रज्या, परिव्रज्या, जिसका अर्थ होता है भिक्षुक के रूप में यहाँ वहाँ घूमना, और परिव्राजक यानी वह सन्यासी जो इधर उधर अनेक स्थानों पर घूमता है, भ्रमण करता है। अब जल्दी से व्रज शब्द का दूसरा अर्थ भी देख लेते हैं। व्रज शब्द का दूसरा अर्थ होता है गौशाला, गोष्ठ या ग्वालों के रहने का स्थान। शिशुपाल वध में हमें इसका इस अर्थ में प्रयोग दिखाई भी देता है। शिशुपाल वध का यह श्लोक देखिए, जिसका अर्थ है यादव लोग माहिष्मती नगरी में शत्रुओं को ऐसे घेर ले जैसे गोष्ठ में गायें बंद हो जाती हैं, ताकि उनके लिए बाहर से खान पान की सामग्री आदि का आना जाना बंद हो जाए। तो यहाँ लिखा है गा इव व्रजम, अर्थात जैसे गोष्ठ में, गौशाला में गायें बंद रहती हैं, गा इव व्रजम। तो इसी व्रज का तद्भव रूप ब्रज है। अभी हमने व्रज के जो दो अर्थ देखे थे, उन्हें इस ब्रज से जोड़कर देखिए, बहुत रोचक होगा। व्रज का पहला अर्थ हमने देखा था चलना, गमन करना। तो जिस क्षेत्र में गायें विचरण करती थी, श्री कृष्ण गायों को चराते थे, वह क्षेत्र ब्रज कहलाया। इसी तरह से दूसरा अर्थ था ग्वालों का, गायों का रहने का स्थान कहलाता है व्रज। तो ब्रज क्षेत्र में कौन रहता था? गाय और ग्वाले ही, इसलिए वह ब्रज कहलाया। हमारे पुराणों में मथुरा से चारों ओर 84 कोस की भूमि को ब्रज भूमि कहा गया है। और ब्रज भाषा क्या है? ब्रज भाषा उसी ब्रज क्षेत्र की भाषा है, इसलिए उसे हम ब्रज भाषा कहेंगे। उसकी वर्तनी ब्रज भाषा होगी, ब्रिज भाषा नहीं होगी। हाँ, यह बात भी ठीक है कि ब्रिज का भी बहुत प्रयोग किया जाता है, ब्रिज बिरज दोनों का प्रयोग किया जाता है, और यह प्रयोग प्रचलित है, लेकिन क्षेत्रीय प्रभाव के कारण ही ऐसा हुआ है। बाकी मूल शब्द ब्रज ही है। तो जब आपको ब्रज भाषा लिखना हो तो आप ब्रज भाषा लिखिए, ब्रिज भाषा मत लिखिए, वह भाषा की दृष्टि से सही नहीं है। अब बढ़ते हैं आज के तीसरे और अंतिम शब्द की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध ज़रूर करना चाहूँगी। यदि आपको चैनल पसंद आ रहा है, इन चलचित्रों से कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो कृपया इसे दूसरे लोगों के साथ भी साझा कीजिए, क्योंकि अपनी भाषा को जानना केवल भाषा को जानना नहीं है, बल्कि खुद को, अपनी जड़ों को पहचानना भी है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज के तीसरे शब्द की तरफ, जो है दोबारा या दोबारा। तो आप इनमें से क्या लिखते बोलते हैं? दोबारा या दोबारा, या फिर कभी दोबारा तो कभी दोबारा? तो इनमें से सही शब्द क्या है? चलिए आज वही समझते हैं। इस संबंध में हिंदी के महान विद्वान किशोरीदास वाजपेयी जी का मत यह है कि जब हिंदी में यौगिक शब्द बनते हैं तो पहले शब्द का पहला दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाता है। जैसे दोबारा शब्द को देखें, यह दो और बार, इन दो शब्दों को मिलकर बनाया गया यौगिक शब्द है। तो यहाँ जो पहला शब्द है दो, उसका पहला स्वर है ओ, उसका ह्रस्व हो जाएगा तो वो बन जाएगा ओ। तो तब हमें मिलेगा दोबारा, ना कि दोबारा। उनके अनुसार दोपहर गलत है, दोपहर सही, दोहरी गलत है, दोहरी सही। इसी तरह से अन्य शब्द भी देखिए, जैसे इकतारा, दुमंजिला, तिरंगा, पंचमेल, अठपहलू, सतरंगा इत्यादि। हाँ, उन्होंने कहा है कि चार में जो है यह परिवर्तन अन्य प्रकार से होता है, और चार में
चर न बन के चौ बनता है। लेकिन हिंदी के एक अन्य विद्वान भोलानाथ तिवारी जी का यहाँ वाजपेयी जी से मतभेद है। उनका कहना है कि हिंदी में जब यौगिक शब्द बने हैं तो कुछ शब्दों में तो दो शब्द इस तरह से सहजता से एकमेव हो गए हैं कि उनमें ध्वनि परिवर्तन भी बहुत सहज होकर एक हो गया है। जैसे घुड़दौड़, तो यहाँ घोड़ा और दौड़ का ध्वनि परिवर्तन ऐसे हुआ है कि घुड़दौड़ शब्द बन गया है। पानी और घाट का पनघट बन गया है। तो ध्वनि परिवर्तन भी उतनी सहजता से हो गया है जितनी सहजता से दो शब्द मिलकर एक हुए हैं। तो भोलानाथ तिवारी जी का कहना है ऐसे में पहले शब्द का जो पहला दीर्घ है उसको ह्रस्व करना सही है, लेकिन कहीं कहीं ध्वनि परिवर्तन इतने सहज नहीं है। जैसे घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी में घोड़ा और गाड़ी दो शब्द हैं, लेकिन ध्वनि परिवर्तन ऐसा नहीं हुआ है कि दोनों शब्द एक हो गए हैं ध्वनि के लिहाज से। तो ऐसे में हम घोड़ा के ओ का जो है वो ह्रस्वीकरण नहीं कर सकते और हमें घोड़ा गाड़ी इस रूप को ही मानक मानना होगा। अब प्रश्न यह है कि इन दोनों विद्वानों में से किसके मत को हम लेकर चले, किसके मत को सही माने। तो इसमें हम यह बीच का रास्ता निकाल सकते हैं कि हिंदी में एक लाघव सिद्धांत होता है, जिसके अनुसार जब दो वर्तनियों में हमें भ्रम हो, उलझन हो कि कौन सी अपनाई जाए और दोनों ही सही हो, तो ऐसे में जिसमें ह्रस्व मात्रा हो उसको अपना लेना चाहिए। तो जहाँ पे ध्वनि परिवर्तन बहुत सहज है वहाँ हम ह्रस्व मात्रा वाली वर्तनियों को अपना सकते हैं और हम लिख सकते हैं दुमंजिला, दुपहिया, तिरंगा, है ना। लेकिन जहाँ पर ये ध्वनि परिवर्तन इतना सहज नहीं है, थोड़ा अजीब लगता है, वहाँ पर हम जो दूसरी वर्तनी है जिसमें हमने ह्रस्वीकरण नहीं किया है उसको भी अपना सकते हैं। जैसे एक मुश्त कहना सही लगता है, एक मुश्त कहना सही नहीं लगता, जबकि इकन्नी, इकतारा ये शब्द हमें बड़े सहज लगते हैं। तो निर्णय आपका है, लेकिन विद्वानों का क्या विचार है यह मैंने आपको बता दिया है और तीसरा बीच का रास्ता क्या है वह भी आपको बता दिया है। तो ये थे आज के तीनों शब्द। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तीनों शब्दों में अब कोई उलझन नहीं रही होगी। और अगर ऐसा है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए और इसी तरह से लगातार वीडियो देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।